अच्छा, कोई जोक क्रैक करने वाला है किस बात पे? अच्छा, बायो में रेडिएशन तो रेडिएशन तो फिर फिजिक्स में बताएंगा वो, थर्मल में वही रेडिएशन होता है, और क्या रेडिएशन और कोई टर्म होती है? बायो में क्या ही बता दिया होगा रेडिएशन के लिए, क्यों परेशान हो रहा है? चलो, हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली बेसिक थीम पर हम काम कर रहे थे, और शायद हम आखिरी सवाल कौन सा था, एक बार मुझे आइडिया देना। ओके, ठीक है। तो चलिएगा, उस सवाल के बाद अपन बात करते हैं कि हमने ये तो जाना कि अगर एक सर्कल पर रिवॉल्व करते हैं, और ये ध्यान देने की बात रहेगी भी, सवालों में पैटर्न अपने को ऐसा दिखेगा, तो हमें जब सर्कुलर पाथ पे घूमने का मौका दिया गया, तो अपन ने क्या समझा? हमने समझा कि सर्कल पर रिवॉल्व करते दौरान अगर मैं एक पूरा चक्कर करके वहीं आ जाता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0 एंड डिस्टेंस विल बिकम 2 पाई आर, राइट? अब यहां पर इस नोट में मैं ये समझाना चाह रहा हूं बेटा कि अगर एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस आर है, और इस पर अगर कोई एक पॉइंट ए पर हम हैं और ए से रिवॉल्व करते हैं बी तक, और मैं अभी यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं 90 डिग्री 180 डिग्री घूमा, मेरा ये कंसर्न है कि मैं अगर कोई रैंडम थीटा रेडियन यहां एंगल कवर करता हूं, और उस कंडीशन में थीटा घूमकर मैं इस सर्कल के सेंटर के रिस्पेक्ट में जिसकी रेडियस आर है, थीटा घूमकर ए से भी आता हूं, और इसमें मुझसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमें क्या समझ में आना चाहिए कि अगर आप अलोंग दी आर्क लेंथ घूम रहे हैं, तो हम बेसिक मैथ्स में जब भी आपने फिजिक्स सबसे पहले पढ़ी होगी, बेसिक मैथ्स में सबसे पहला फॉर्मूला यही होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और मुझे जो ये डिस्टेंस जाननी है, ये डिस्टेंस क्या अलोंग दी आर्क चली जा रही है बेटा? तो यहां से डिस्टेंस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर इंटू थीटा, और स्पेसिफिक आप ये करते हो कि थीटा विल बी इन रेडियन। ये यहां से हमारा डिस्टेंस का बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट। हाँ, जो चीज हम जानना चाहते हैं वो एक्चुअली है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, कि आखिर इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी ए से बी जाने में हमें जो शॉर्टेस्ट पाथ नजर आ रहा है, ये क्या चीज होनी चाहिए, ये हमें बात करनी है। तो क्या होगा बेटा, इसको अगर पता करना है तो कैसे सोचा जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। हम यहां पर ओ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि ए से चलकर बी तक गया, और ए से अगर बी तक गया है तो हमने डिस्प्लेसमेंट की जो बेसिक डेफिनेशन समझिए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे सामने आया है चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन, कहां आए फाइनली? बी पर। कहां से? ए से। तो हम यहां पर फाइनल पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं? तो हम कह सकते हैं ओ के रेस्पेक्ट में, तो ओ बी माइनस ओ ए। और चूंकि मुझे यहां पर ए से बी जाने में फाइनल माइनस इनिशियल करने में ओ बी माइनस ओ ए में हमें पता लगा कि ओ से ए का मैग्नीट्यूड भी आर है, ओ से बी का मैग्नीट्यूड भी, यानी आप जिन दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों के मैग्नीट्यूड आर है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो बराबर मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर को घटाने पर जो रिजल्टेंट आता है 2r साइन थीटा बाय 2, ये वाली चीज हम यहां से सीखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कई सारे आप कर सकते हो, आपकी स्वेच्छा है, फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। दूसरा स्टैंडर्ड पैटर्न हम यहां पर ये देखते हुए चलते हैं, जैसे हमने यहां पर एक रेगुलर हेक्सागन का इस तरीके से ये चित्र बना लिया है। रेगुलर हेक्सागन का सीधा सीधा मतलब ये रहता है कि सारी साइड्स क्या है? बराबर है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे एक सेंटर को भी नाम दे देते हैं, और इसमें क्या होता है बेटा कि अगर तरीके से देखा जाए तो ये यहां पर सारे के सारे एंगल्स ट्राइंगल्स अपने को नजर आ सकते हैं अगर अपन ऐसे कनेक्ट करा दे। हमें यह भी पता है कि ये टोटल इंटरनल एंगल कितना होता है रेगुलर हेक्सागन में? 100। सिर्फ इस ट्राइंगल ट्राइंगल का कितना होगा? 60। तो 60 60, तो ये वाला भी
इस तरीके से शेडेड वाला ये ट्राइंगल क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। और अब यहां पर अगर हमारे टास्क कुछ इस तरीके से हो, जैसे मुझसे बोला जाए ए से बी चला, या मुझसे बोला जाए कि मैं ए से बी होते हुए सी चला, या मुझसे कहा जाए ए से बी के रास्ते सी के बाद हम डी तक पहुंचे, और लास्ट एक और अगर अपन देख लें कि सी डी और ई तक हमने कवर किया, तो इन चारों सिचुएशंस में हमारे सामने जो डिस्टेंस नाम का शब्द है उससे कैसे हम पार पाएंगे, और अगर यहां से डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज पूछा जाए तो वो क्या होगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम यहां पर देखना चाह रहे हैं। तो जब हम इस रेगुलर हेक्सागन के अलोंग दी साइड चल रहे हैं, तो ए से जब बी चला तो मैं सीधा सीधा डिस्टेंस वाइज ये गैप कवर किया कि नहीं किया, और ये लेंथ यहां पर इसकी कितनी है, ए, तो पाथ लेंथ ए है, तो पाथ लेंथ ही डिस्टेंस बनती है। और डिस्टेंस के लिए आसान भी है शायद से, कि अगर ए से बी और बी से सी जाता हूं तो यही सेम डिस्टेंस, कुछ इस तरीके से अपने को मिल जाए। कंसर्न आपका वापस से डिस्प्लेसमेंट पर ही आकर रुकेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम ए से बी की बात कर रहे हैं बेटा, तो आप जानते हैं यहां पर कोई कर्व्ड पाथ तो अपन ने फॉलो किया नहीं, सीधा सीधा ए से बी चले। दिस इज द पाथ जिसके अलोंग हम चले, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ जिसके अलोंग हम चल पा रहे थे। यही शॉर्टेस्ट पाथ, यही ए से बी का सीधा डिस्प्लेसमेंट भी बन जाएगा। तो जब आप ए से बी की डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इट विल बी ए। कंसर्न रहेगा कि अगर, और सुन लो चलो, अगर मैं ए से बी होते हुए सी से डी तक पहुंचा बेटा, यहां डी पर पहुंच गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ ना, ये ए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2a। अब हमारे यहां पर कंसर्न बना है एकमात्र कि अगर ए से सी तक ही अगर रोक दिया जाए तो क्या समस्या होगी। कितना होगा, √3a। रिजल्ट जनरली याद भी होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि जब इस तरीके के रेगुलर हेक्सागन में हर कोने से किसी भी कोने का दूरी पता होना चाहिए। ए से बी अगर आपने पहचान लिया है, चित्र देखते ही ए है, ए से डी भी पहचान लिया, दिस इज द लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ दिस हेक्सागन। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, ये लार्जेस्ट वाला 2 है, बचे हुए 2 जो मैं ऑरेंज कलर से बना रहा हूं ये लेंथ में बराबर होंगे, और कितने होंगे भाई ने कहा √3। वी विल प्रूव इट। 1 मिनट के लिए हम इसे साबित करके देख लेते हैं ताकि याद रह जाए। तो मुझे यहां पर बात करनी है ए से सी की, और आप जानते हैं ये ए से सबसे पहले बी को मिलाने वाला वेक्टर बना, जिसका नाम क्या लिखा जाएगा बेटा, ए बी वेक्टर। फिर उसके बाद बी से सी तक जाया गया, इसका नाम क्या लिखा। फिर हम यहां पर जानते हैं कि वेक्टर लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि फ्री टेल से फ्री हेड मिलाने वाला तीसरा वेक्टर, जिसका नाम एसी वेक्टर है, जो हम यहां पर जानना चाहते हैं। और ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर ऐसी हालत है, ऐसी कंडीशन है कि ए से बी, बी से सी गए, तो जो एसी निकल कर आता है वो एसी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। ट्राइंगल लॉ ये भी कहता है कि अगर ए बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, बीसी वेक्टर का भी, तो दोनों वेक्टर्स यहां पर क्या बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, क्या उनको जोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ संघर्ष मात्र इस बात पर है कि दोनों ए बी और बीसी के बीच का एंगल कितना है। और जब वेक्टर पढ़ाया जाता है तो अपने को बताया भी जाता है, पर समस्या शायद आपके साथ कुछ और है, कुछ को नहीं पढ़ाया गया है ना। तो उस बात को 1 मिनट के लिए अपन ध्यान में रखते हुए ये देख लेते हैं कि वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकलता है। मैं बहुत मिनिमम पॉइंट्स में वो सारी बात कवर कर लूंगा कि पहला काम होना चाहिए, जब आप 2 वेक्टर्स के बीच एंगल जानना चाहते हैं तो उनके दिखावे पे ना जाए। सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि दोनों वेक्टर को आप कनेक्ट करें टेल टू टेल। यहां पर दिखावा क्या हो रखा है कि एक वेक्टर ए बी का तो हेड है और बीसी का टेल है, ये यहां पर एक्चुअली होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए, टेल टू टेल के लिए वेक्टर के पास एक क्षमता होती है, पैरेलल शिफ्टिंग नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। तो आपका काम यहां से क्या होना चाहिए कि इस ए बी वेक्टर को यहां से स्लाइड करके आगे ले आए। जैसे ये ए बी यहां बना रखा है ना बेटा, मैं यहां पर इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां पर ले आता हूं। यहां लाने से ए बी की टेल यहां आ जाएगी, बीसी की टेल ऑलरेडी यहां पर है, और टेल टू टेल मिला देने के बाद
एंगल निकालने का दूसरा पॉइंट होता है स्मॉलर एंगल को मेजर किया जाना चाहिए। अब आप जब यहां पर इस ए बी को, चूंकि ये ए बी है बेटा, आप ये मत सोचना कि ए बी को यहां पर बना दिए बदल जाएगा, नहीं, ये ए बी है, बिल्कुल पैरेलल रखते हुए मैंने ए बी यहां ही रखा है, बीसी एज इट इज वहां है। ए बी और बीसी के बीच में दो संभावनाएं हैं। ये वाला इधर वाला लिखा क्या किसी ने? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहां पर समेट लेते हैं, थोड़ा सा आगे ले लेता हूं। मैं कह देता हूं कि एक वेक्टर ये हुआ करता था ए बी वेक्टर, और मेरा ये कहना है ये वेक्टर है बीसी वेक्टर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इस ए बी को पैरेलल शिफ्ट करके यहां बना देता हूं और ये इस तरीके से ए बी वेक्टर बन जाएगा, ये बीसी वेक्टर बन गया, तो हमारे पास अब इस ए बी और ए बी सी में क्या यहां पर टेल कॉमन आ चुकी है? पहली चीज हो गई। अब इसके बाद एंगल मेजर करने के लिए दो संभावनाएं बेटा, एक तो ये वाला आप मेजरमेंट खोल सकते हो और एक बाहर से मेजरमेंट खोल सकते हो, हाँ कि ना? पर हमें हमेशा कौन से पे जाना है? स्मॉलर वन। और स्मॉलर वन की कंडीशन ये होती है कि कभी भी कुछ भी कर लो, स्मॉलर वन हमेशा 180 से छोटा ही आएगा। अगर आप कभी गलती कर बैठते हो तो आपने देखा कि यार ये तो 180 से बड़ा आ गया, यानी वो एंगल आपने गलत उठा लिया, उसको करेक्ट करना जरूरी होगा। तो यहां पर भी इन दो ऑरेंज कलर के वेक्टर्स में देखोगे तो ये वाला एंगल, क्योंकि अंदर वाला कितना माना गया था? 120, और अगर ये 60 है तो अब आपको पता लग गया कि ए बी और बीसी के बीच का एंगल कितना आ गया। जोड़ रहे कि घटा रहे? दोनों को जोड़ रहे हैं, और जोड़ रहे हैं दो वेक्टर्स को जिनके बीच का एंगल 60 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2a साइन 2a cos 60/2, और 60/2 30, cos 30 √3/2, 2 से 2 काटा √3a, सेम कुछ ऐसा रहता है। ये देखो आप एक बार, और ये ध्यान रखना है, मतलब किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है तो अपने को ये नहीं कि यार अपन उस डिस्टेंस को निकालने में तड़प तड़प के मर जाए, है ना? पता रह जाना चाहिए। बेसिक सी ज्योमेट्रीज है, मतलब बेसिक ज्योमेट्रीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई भी साधारण सवाल आता है जिसमें अगर वो नेट चार्ज या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, तो ट्राइंगल, स्क्वायर और रेगुलर हेक्सागन, इनके अलावा कोई चौथी ज्योमेट्री हो नहीं सकती। ट्राइंगल में भी आप जानते, स्क्वायर में तो अपन जानते, स्क्वायर बहुत आसान ज्योमेट्री है, और ये हेक्सागन की रही थी बात। ए और √3a कैसे आ सकता है यार? इसके लिए तो वापस यही देखो ना बेटा, देखो ध्यान से, ए से बी, बी से सी, ए, यहां से बी, बी को स्किप करके कहां पहुंचना है? इधर से गिन, ए से एफ को स्किप करके कहां जाना है? तो सिचुएशन वाइज दोनों सेम है ना?
उधर वाला लिख लिया सबने? बढ़ा दूं? तो पहले वाला तो बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन, जस्ट एक आइडिया है कि अगर एक सर्कल पर रिवॉल्व कराने की बात कही गई है और आप सर्कल पर रिवॉल्व करना स्टार्ट करते हैं किसी इनिशियल पॉइंट ए से, और पूरा गोला घूमने में कितना टाइम लगता है, तो इन द एंड ऑफ 3 सेकेंड आप कहां पे होंगे? तो यहां से 4 सेकेंड में अगर पूरा गोला चलता है तो हर सेकंड में एक क्वार्टर चला जाएगा, दूसरे सेकंड में दूसरा क्वार्टर, तीसरे सेकंड में तीसरा क्वार्टर, और इन द एंड वी विल बी अप्रोचिंग टू पॉइंट बी, और मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी।
और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी यानी ए से बी सीधा मिला जाता है। और सीधा सा काम यहां पर, यानी ये डिस्टेंस नापनी है, रेडियस कितनी है, कहां लिखा है, ये 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। तरीका क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको समझा देता हूं। या तो आप सीधा चित्र देखकर पाइथागोरस से कर ले, कोई आपत्ति नहीं है, ये डेफिनेटली राइट एंगल नजर आ रहा है, यहां पर ये दोनों 10 और 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10√2। मेरे हिसाब से ये पर्याप्त है। आप चाहे दूसरा तरीका, वही जैसे अपन बोलते थे ना बेटा, ओ बी माइनस ओ ए, फिर फॉर्मूला लगा देंगे 10 नहीं 2tan साइन θ/2, यहां से भी आप कर सकते हो। ये समझ आया मैंने ये क्या लिखा है, 2a साइन θ/2, जो हम बात कर रहे थे। सही। हाँ बेटा, चलो इस सवाल पे बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पे बचती है कि चूंकि मुझे ए से बी और बी से सी जाना है, तो हम चले यहां से ऐसे। और जब अपन यहाँ पर बात करते हैं डिस्टेंस वाइज, तो पहले ए से बी जाने में कितने डिस्टेंस, फिर बी से घूमकर सी जाने में पाई आर। फिर बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट जो ए से सी को मिलाएगा। ए से बी वाला ये कितना है आर, ये कितना हो जाएगा 2r, तो ये कितना हो जाएगा √2r, तो √5r। सही बात है। हमें दोनों का रेशियो चाहिए, तो डिस्टेंस ऊपर रहेगी तो r कॉमन लेकर π+1 अपॉन √5r, है ना, तो π+1/√5। इसका 6√3, 6 नहीं 6√3। फिगर अगर अपन ड्रॉ करके देखें, ये यहां तक का लिखा होगा, है ना। तो अगर अपन यहां पर चित्र बनाकर देखें समस्या को, तो आप देख पाएंगे कि अगर क्लॉक में
12, 3, 6, 9 की अगर अपन बात करते तो पर आर हैंड जो होता है ना, आर हैंड वो 30 डिग्री का एंगल हर घंटे अपने को दिखाता है, हाँ के ना, 30 डिग्री का। हमारा सवाल शुरू होता है कहां से, 1 बजे से, और कहां तक जाता है घूमकर, तो 1 बजे वाले को मैं पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट ए से बता देता हूं, और 9 बजे वाले को फाइनल पॉइंट बी से बता देता हूं। और मुझे जानना है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए कहां घूम कर गया इससे कोई मतलब, सीधा यहां से शॉर्टेस्ट पाथ हम मिला देंगे जहां इस घड़ी का सेंटर है ओ। अब देखिएगा बेटा, आप जानते हैं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट की एक ही परिभाषा मैंने सीखी है। अगर मुझे किसी चित्र में किसी भी कंडीशन में एक पॉइंट से चलाकर दूसरी जगह भेजा गया है तो डिस्प्लेसमेंट की एकमात्र परिभाषा है, या तो दो तरीके बनते हैं। पहला तरीका तो यह बनता है कि मैं इनिशियल फाइनल को मिला लेता हूं और जो भी ज्योमेट्री बनती है उसको बाय ज्योमेट्री सॉल्व कर लूंगा, जैसे मैंने यहां पाइथागोरस से सॉल्व किया। या दूसरा तरीका यहां पर यह बनता है कि मैं इस डिस्प्लेसमेंट को पता करने के लिए ओ के रेस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन माइनस, ये मैं करना जानता हूं, और फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों का यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है, और इसीलिए सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर को घटाने की परिस्थितियों में फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है। मैं ये भी बता चुका हूं कि यहां से जो दोनों वेक्टर नजर आ रहे हैं इनकी टेल सेम जगह पर है, सुई, सुई की टेल यहीं पर ही है, यहां हेड है, यहां भी हेड है, और इस डिफरेंस को जब हम बात करते हैं तो टेल और टेल कनेक्टेड है, तो यही एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर बन जाएगा। इसी एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर कह देंगे, क्योंकि हमारी शर्तें यही थी, टेल टू टेल होना चाहिए और स्मॉलर एंगल होना चाहिए। इन दो परिस्थितियों में हम घूमकर तो भले यहां से आए, एंगल देखा जाए तो चाहे ये यहां पर अपने को 240 डिग्री नजर आया, बट वी विल नॉट कंसीडर 240 एंगल बिटवीन वेक्टर, वी विल कंसीडर 120 बिटवीन एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये हो जाएगा 2, आर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर की सुई, और थीटा हो जाएगा 120, 120 बटे 2 60, 60 रूट 3 बटे 2, 2 से 2 खा जाओ, 6 रूट। बढ़े आगे, चले, क्या चाहिए प्रभु, अब शब्द सुनेगा नहीं, मैं दे सकता हूं। चलो तो बात करते हैं, यहां पर डायरेक्शन वाले कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट अपने पास बनेंगे, तो बात को आगे लेकर चलते हैं। और डायरेक्शन का कंसर्न बिल्कुल एक बार बेसिक से सुन लेते हैं थोड़ी सी देर में, कि एक तो क्वेश्चन हमारे पास होंगे जिसमें कोई कार, कोई भी बॉडी चलाई जाएगी इन अ प्लेन, एक प्लेन में, और जब अपन प्लेन में किसी मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी जनरली प्रेफर एक्स वाई एज अ प्लेन। तो यहां पर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस जब हम इसको कंसिडर करते हैं तो दिशाओं के आधार पर हम इस एक्स एक्सिस की दिशा को किस यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं, और ये वाली चीज अपन यहां पर जानते हैं, ये जे कैप और ये माइनस जे कैप। आप ये भी जानकर आए होंगे, अच्छे से सबको ये आइडिया होगा कि जब कभी भी इस प्लेन में अपन चलेंगे तो इस प्लेन में इधर आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप बनेगा, और साथ में अगर कभी किसी सवाल में मुझे इस प्लेन से बाहर की तरफ उठाया गया, मुझे इस प्लेन से बाहर लाया गया, तो उस कंडीशन में मुझे जेड एक्सिस की भी जरूरत पड़ी। और हम जानते हैं कि बाहर की तरफ इस जेड एक्सिस को इस प्लेन में कैसे दिखाएं, तो डैश डैश करके दिखा देते हैं, और इस जेड एक्सिस को हम यहां पर प्लस के कैप से शो कर देंगे, और अंदर की ओर जो यहां पर माइनस जेड एक्सिस को माइनस के कैप से शो कर देंगे। मैं फिर से आपको एक बार वापस से ये बात समझाना चाह रहा हूं, गौर से देखिएगा बेटा, कि अगर आप यहां पर एक प्लेन में मूव कर रहे हैं तो प्लेन में धरती पर, धरातल पर हमें यहां पर इन सारी दिशाओं को चार बराबर, चार हिस्सों में बांटना रहता है। उसमें से ये वाला डायरेक्शन जो हमारा शो करने का पैटर्न है वो कौन करता है, नॉर्थ। ये वाला ऑटोमेटिकली साउथ हो जाता है, ऐसा नहीं होता।
कि मैं ऊपर नॉर्थ बना रहा हूं, मतलब यहां धरती से ऊपर नॉर्थ है ना, ऊपर नॉर्थ नहीं है, किसी एक तरफ नॉर्थ है। लेट्स से अगर अपने को डायरेक्शन फिलहाल तो पता नहीं है, सामने अगर नॉर्थ है तो फिर पीछे साउथ है, मतलब ये दिशाएं यहां धरातल पर होती है, हवा में नहीं होती। तो एक जनरल सा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि ऊपर दिखा दिया सर ये तो ऊपर है, कभी कह दिया जाता है बारिश बारिश हो रही है सर, बारिश गिर रही है, किस दिशा में होगी? तो बच्चे क्या करते हैं पता है, बारिश गिरने की दिशा को माइनस जे कैप में लिखते हैं। माइनस जे कैप हम रिप्रेजेंटेशन गलत कर देंगे, क्योंकि हम जानते बारिश ऐसे वर्टिकली गिरती है, और ये वाली एक्सिस अगर ये प्लेन में आई कैप जे कैप यहां पर है, तो इस वाले अलोंग दिस एक्सिस के कैप लेना उचित तरीका होता है ना। तो यही सारी बातें अपन यहां पर कर लेते हैं। तो नॉर्थ दिशा को जे कैप से दिखाएंगे, और इस तरफ यहां पर जो वेस्ट हो गया है, ये ईस्ट हो गया है, इनको अपन आराम से आई कैप जे कैप से दिखा सकते हैं। मुद्दा ये भी नहीं है, ये भी आप सब जानते हैं, मुद्दा ये है कि अगर कभी को हमारे किसी कंडीशन में बॉडी जो चलाई गई है वो एग्जैक्टली नॉर्थ में या ईस्ट में नहीं चलाई गई, वो इनके बीच में किसी एक दिशा का चयन करके यहां पर चलाई गई बॉडी है, कह दिया वी हैव अ वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए के देने के दो तीन अलग अलग तरीके होते हैं। पहला, अगर यहां पर कह दिया गया जो वेक्टर ए है ये यहां पर कह दिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसका साधारण सा मतलब होता है कि जब बिना एंगल दिखाए नॉर्थ डैश ईस्ट लिखा जाता है, इसका मतलब है नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, यहां पर अगर हमें दूसरा तरीका जो ये बताया जाता है, कह दिया जाता है थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मतलब सीधा यहां पर यह होता है कि दिखाया गया जो वेक्टर है, वो दिखाया गया वेक्टर कितना डिग्री एंगल बना रहा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट से मतलब होता है, हिंदी में लिख देता हूं, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। इसको ऐसे भी कंफ्यूजन आ जाता है कभी ना कभी, नशे में होता है। तो यहां पर अपने को यह देखना है जो बाद में लिखा है उसको क्या माना जाता है, रेफरेंस। मतलब यहां पर इस टेक्निक में ये बाद में लिखी हुई दिशा रेफरेंस होगी, यहां से एंगल नापा जाएगा, किस तरफ नापा जाएगा, नॉर्थ। तो ऐसे किसी भी एक तरीके से अपन समझ सकते हैं। इसी सेम रिप्रेजेंटेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, नंबर 3 करके मैं यहां लिख देता हूं बेटा। यहां पर अब एक तरीका यह होता है कि हमने ये एंगल जो थीटा नापा है इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ईस्ट कॉमा थीटा डिग्री, सॉरी कॉमा नहीं डैश, ईस्ट डैश 30 डिग्री नॉर्थ। जैसे कहा जाएगा कि एक वेक्टर ए है 10 मीटर का, इस तरीके से लिखा जाएगा ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ। इसका भी क्या मतलब होगा, ईस्ट से थीटा डिग्री नॉर्थ की तरफ। आप चाहे तो उसको लिख लेना सेम ऐसे। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन होते हैं, पर मैक्सिमम ये काम आता है। मतलब अगर आप 10 सवाल करेंगे तो 10 में से 10 ये पर्टिकुलर कभी अगर कोई स्टैंडर्ड अलग बुक पुरानी बुक चलती थी उनमें इस्तेमाल हुआ करता, और फिर भी पता होना चाहिए, है ना। ये लिखे पहले फटाक से।
बड़े क्यों दुखी होते हो तुम यार? अच्छा, हाँ, जैसे मुझे पहली बात सुना है मैंने ना। तेरी आवाज ऐसे कहाँ से आई है बेटा? मतलब मुझे लगता है वो आकाश चोपड़ा की कमेंट्री इसके ऊपर है। आवाज आवाज अच्छी आई नहीं बल्ले से। चलो, तो देखिएगा यहां से हम इस कॉन्सेप्ट पर थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहेंगे ताकि अपने को सवालों में कंप्लीट बेस हमारा समझ में आ जाए। जैसे मान लो यहां पर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे और हमारे सामने कुछ समस्याएं यहां आएंगी। वेक्टर का काम है ऑल दो, पर मुझे चाहिए, जरूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं यहां पर हमें जो समस्या आएगी। जैसे हमारे पास एक वेक्टर कोई इस दिशा में आ जाएगा और मान लिया जाए ये वेक्टर है 10 मीटर, और यहां से इस एक्सिस से इसका एंगल यहां पर दे दिया गया है 53 डिग्री। अब इस वेक्टर को पहले तो आपको अब रिजोल्व करना आना चाहिए। तो रिजोल्व करने की जरूरत पड़ेगी, तो रिजोल्व करना आना चाहिए। तो हम जानते हैं यहां पर ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये माइनस, और हम ये भी जानते हैं कि ये दिखाया गया जो वेक्टर है ये किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कंपोनेंट भी माइनस वाई कंपोनेंट भी। तो यहां पर दोनों कंपोनेंट माइनस होते हुए एक इधर और एक इधर इसके फ्रैक्शंस, इसके इसके ये हिस्से नजर आएंगे। और ये भी आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना, जिस तरफ एंगल दिखता है वो वाला कंपोनेंट कॉस, तो टेन कॉस 50, टेन साइन 50। तो वेक्टर फॉर्म में इस वेक्टर आर को स्प्लिट करके आप यहां पर कॉस 53 मतलब 6 हो जाएगा, राइट। तो ये -6 आई कैप -8 जी कैप, इस तरीके से वेक्टर लिखा जा सकता है ना। दूसरा एक और इसमें समस्या हमारे सामने निकल कर आएगी, हटा दो इधर का, बस कर भाई भाई, थोड़ा अच्छे से। यहां पर हमें दूसरा पैटर्न ये देखने को मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि एक वेक्टर है, चाहे तो आप इधर मान लेते हैं, और इस वेक्टर के साथ ये वाला एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल जो 37 डिग्री दिया हुआ है, या ठीक है ये एंगल जो थीटा मान लेते हैं अपन, ये एंगल यहां पर हो गया थीटा, और इसका वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, अपने को बोल दिया है -5 आई कैप प्लस 12 जी कैप। ऐसा भी आएगा कि अपने पास वेक्टर आएगा और मुझे एंगल पर अटैक करना है, मुझे बताना है कि एग्जैक्टली ये दिशा कहां होगी। तो मैंने चूंकि क्या देखा, आई कॉम्पोनेंट जे कॉम्पोनेंट, और आई कॉम्पोनेंट माइनस हो और जे कॉम्पोनेंट प्लस हो तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में हम इस तरीके से एरो दिखाकर इसे थीटा मेजर कर देंगे। अब सबसे पहले यहां पर इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में बताना है, इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में बताना है, और डायरेक्शन में इस्तेमाल करना है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का, है ना। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड का काम है, तो मैग्नीट्यूड अपन जानते हैं √5 12 स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 13। अब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में हमें बताना है, तो यहां पर नॉर्थ, यहां पर वेस्ट। अब जो ये यहां पर है इसको नॉर्थ वेस्ट नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि मुझे पता एंगल 45, तो मुझे यहां पर तरीके से पहले शिद्दत से एंगल नापना आना चाहिए। एंगल नापने के लिए कंपोनेंट पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल वाला, और जब यहां पर लिखा जाएगा टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय, और यहां से परपेंडिकुलर और 5, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 12/, अब ये तो हमने थीटा पता कर लिया, इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका हो जाएगा थीटा, यानी थीटा हमारा है
tan इनवर्स 12/5 कॉमा नॉर्थ ऑफ, बहुत बढ़िया, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो कंप्लीट इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है ऐसे, 30 मीटर कॉमा tan इनवर्स 12/5 नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो किसी वेक्टर को देखकर हम डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी इस बने हुए वेक्टर एंगल के साथ हम, मतलब इस फिजिकली कोई वेक्टर का जो डायग्राम शो है उस डायग्राम से आई कैप जे कैप पर भी आ सकते हैं, है ना। तो ये काम दोनों अपने को जरूरत पड़ेगी, एक एक करके इनको लिख लो पहले, सवालों पर आते हैं इसके बाद जस्ट अपन। लिखा? जैसे ये एक अगले क्वेश्चन की जो वैरायटी है, इसमें क्या होता है बेटा कि पार्टिकल एक चलता है, उसमें चलने के 3 स्टेप है। मतलब पहले मान लो वो इधर गया, फिर उधर गया, फिर वहां से कहीं और चला गया टुकड़ों में, है ना। अब देखना ध्यान से, बात को समझना। टुकड़ों में अगर वो कहीं जाता है तो पहले ये वेक्टर को फॉलो किया, उसके बाद उस वेक्टर को फॉलो किया, उसके बाद उस तीसरे वेक्टर को फॉलो किया। इन दी एंड मेरे लिए तो वो यहां से वहां पहुंचा। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, ये पॉलीगन लॉ अपने को कहता है बेटा। पॉलीगन लॉ कहता है कि जब मल्टीपल वेक्टर्स होते हैं, दो से ज्यादा, तो आप एक फ्लो में चलते हैं। पहले जैसे यहां से वहां पहुंचे किस वेक्टर के साथ, D1 वेक्टर के साथ, वहां से वहां पहुंचे किसके साथ, वहां से वहां, और भी आगे चलते तो D4। तो सब का जो रिजल्टेंट D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 विल गिव अस दी
रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर भी वही बात कही है कि जैसे पहले ईस्ट में चला दिया, फिर नॉर्थ में चला दिया, फिर साउथ ईस्ट में भगा दिया, इन सारों का हमें क्या करना होगा, वेक्टर सम। वेक्टर सम के बाद जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें बताना है। एक बार अपने तरीके से इसे सॉल्व करके देखिए। जैसे बात जिस हिसाब से अपने को यहां पर करनी है उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि यार मुझे अगर पहले तो एक कोऑर्डिनेट फ्रेम एक्स वाई कंपोनेंट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन बना लेना चाहिए। उसमें मुझसे कहा है कि पहले 4 मीटर आप चले ईस्ट डायरेक्शन में। तो मैंने कहा कि यहां ओरिजिन से अगर मैं चलता मानूं तो पहले 4 मीटर इस तरफ में चल लिया और मैंने लिख दिया कि ये है 4 ईस्ट डायरेक्शन के, इसलिए यहां पर 4 आई क्या। दूसरा मुझसे क्या कहा, 9 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो मैं यहां से इस तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन में 9 मीटर चल लिया, यानी 9 जे क्या। और मैं मेरा बस यहां से यही एक तरीका रहेगा, सबसे अपन ये बात बोलेंगे कि भैया आपने जो यहां से आगे चले हो 9 जे कैप, ये 9 जे कैप क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास एक सबसे बड़ा जो गुण होता है वो होता है पैरेलल शिफ्टिंग। तो क्या होता है कि ऐसे किसी भी सवाल में आप इस वेक्टर को यहां ना बनाएं। ये वेक्टर यहां रहेगा तो भी सेम है, और यहां ले जाऊंगा तो भी सेम है, यहां ले जाऊंगा तो भी सेम है। इसीलिए ज्यादा बेहतर है इसको कहां से बनाएं, ओरिजिन से। इसीलिए सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, इस दूसरे डिस्प्लेसमेंट को भी कहां से बनाएं, ओरिजिन। तीसरे वाले को भी कहां से बनाना चाहिए, ओरिजिन से। तो तीसरा वाला जब ओरिजिन से बनाएंगे तो देखो ध्यान से, 5 मीटर कितने डिग्री पर, कहां से नापना है, ईस्ट किधर है, इस साइड है ना। और यहां ईस्ट डायरेक्शन से 37 डिग्री साउथ की तरफ घुमा देना है। 37 कितना, 5 मीटर। और हमने क्या किया बेटा, हम मुझे पता है कि मुझे इसको 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 तीनों को जोड़ना ही है। अब मैं यहां बनाऊंगा और फिर यहां बनाऊंगा। एक्चुअली कैसा बना था, मैं पहले यहां बनाया, फिर ऊपर ले गया, फिर इधर बनाता कि नहीं। पर इतना अव्यवस्थित हो जाता तरीका कि इससे बेहतर हमें आइडिया लग रहा है कि तीनों को जोड़ना ही तो है।
वेक्टर्स को कष्ट क्यों देना, तीनों को ओरिजिन से ही बना दो, और यहां जैसे वेक्टर नजर आ रहे हैं उनको जोड़ना है। जोड़ना है, इसको भी आपने कंपोनेंट फॉर्म में 4 आई कैप लिख लिया, इसको 9 जे कैप लिख लिया, आप यहां भी बना दोगे तो आई कैप जे कैप बदलने वाले नहीं है, तो ज्यादा बेस्ट यहां से ओरिजिन से बनाना है। अब इसमें बस मेरा काम क्या बढ़ जाता है थोड़ा सा, कि मुझे इस तीसरे वाले को रिजॉल्व करके कंपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और वो मैंने सीखा है। मैंने देखा है कि ये 5 जो है ये चौथे क्वाड्रेंट में है कि नहीं है, और इसका एक कंपोनेंट यहां बनाया जाएगा। मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, सफेद, ठीक है। यहां पर एक ये ले लिया और एक कंपोनेंट नीचे ले लिया। अब आप जानते हैं 5 का 37 के अलोंग कंपोनेंट, 5 कॉस 37, और ये 5 साइन और कॉस 37, तो यहां से ये आ जाएगा अपना 4 किस दिशा में, ये इधर आ जाएगा 3 किस दिशा में, माइनस जे कैप दिशा में। तो एक वेक्टर के इसके हो चुके हैं 2 कंपोनेंट, एक ये, और 2 वेक्टर ऑलरेडी प्रॉपर आई कैप जे कैप के फॉर्म में हम एक ही बार में लिख चुके थे, इन्हीं को जोड़ना ही है मात्र, और जोड़ने पर नेट डिस्प्लेसमेंट अब निकालेंगे। तो मैंने लिखा नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आई कंपोनेंट सारे बटोरो, 4 और 4 8 आई कैप, उसके बाद ऊपर प्लस का 9, नीचे 3, तो यहां से ये हो जाएगा 6 जी कैप। और मुझे अभी इस वेक्टर में ये जो वेक्टर फॉर्म मिली है इसमें एक्चुअली दिशा नहीं पता लगी कि नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में कहां है, नहीं पता लगी अभी। हाँ, मैग्नीट्यूड जरूर मैं तुरंत देखते ही कितना लिख सकता हूं, 10 मीटर मैग्नीट्यूड जरूर मैं लिख सकता हूं। कैसे, पाइथागोरस √8² + x²। मुझे दिशा पर काम करना पड़ेगा, और कैसे करेंगे बेटा, कि अंत में इसको आप एक छोटे चित्र में दोबारा से बनाएंगे, और दोबारा बनाकर आई कंपोनेंट 8, जे कंपोनेंट 6, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट यहां। मैग्नीट्यूड ऑलरेडी आप नाप ही चुके हैं, उससे कोई मतलब है नहीं अभी, मैग्नीट्यूड तो आपने तुरंत उससे लिख दिया था पाइथागोरस से। आपने क्या करना होगा बेटा, यहां से एंगल थीटा नापना होगा, सीखा है ना। क्या लिखा है अपन ने, थीटा बराबर tan इनवर्स 6/8 मतलब 3/10 में 3/4 37 डिग्री देता है ना। तो हमारा प्रॉपर आंसर क्या हो गया, बिल्कुल फुल एंड फाइनल, 10 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कोई भी किसी को 1% भी डाउट है तो बात करे, बातों से समाधान हो जाएगा सारा। किसी को लगता है कि ये वाली चीज कैसे, कहां पर कौन सा डिवाइड किया, 37 क्यों आया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्यों आया, डाउट है पूछ लीजिए। एक बार का काम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बार बार 100 बार डाउट आने वाला है, नहीं, एक बार। बिल्कुल ऐसे ही वो एक और सवाल लिखा है मैंने पैरेलल, उसको सॉल्व करें।
सेम ही आ रहा है। ईशान अवस्थी वाली बीमारी है तुझे? जिसको 6 और 9 में फर्क नहीं होता, वो वाला नहीं देखी क्या? चल कोई नहीं। तो बेटा बिल्कुल आपका जवाब सही तो नहीं है, पर कुछ कुछ वैसा ही है। इसमें देख लेते हैं, सिंपल हमारा काम ये होना चाहिए। इस तरीके से बात करेंगे। हमारा बस एक ही उद्देश्य भी यहां पर रह गया है कि ईस्ट डायरेक्शन 6 मीटर, तो लिख देंगे 6 i कैप। और 10 मीटर नॉर्थ, तो ऊपर की तरफ बना देंगे 10 j कैप। इसमें 2 मीटर टूवर्ड साउथ, तो 2 मीटर नीचे, मतलब -2 j कैप। मुझे रिजॉल्व विजॉल्व इसमें करना नहीं पड़ा, थोड़ा आसान निकला ये सवाल। तो उस हिसाब से अपन बात करेंगे। आई कॉम्पोनेंट एकमात्र यही है 6 i कैप। जे कॉम्पोनेंट को समेट लेंगे तो प्लस का 8 j कैप। इसमें अब इसको मुझे बदलना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर आ गया। डायरेक्शन के लिए मुझे आई और जे को एक छोटे चित्र में दोबारा बनाना पड़ता है। आई कॉम्पोनेंट में 6, जे कॉम्पोनेंट में 8, दोनों के रिजल्टेंट 10, और ये वाला एंगल थीटा। अब इस थीटा को निकालना है तो हम जानते हैं यहां पर टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस 8/6 4/3 एंगल 53 डिग्री। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10 मीटर कॉमा 53 डिग्री। कहां से नापा बेटा 53 डिग्री अपन ने? ईस्ट से, तो नॉर्थ ऑफ। हाँ ना? अरे वो पीछे वो उल्टा बोल रहा था ना, कुछ कुछ की सेम ही आंसर आ रहा है वैसा कुछ। हाँ 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 हाँ, मुझे लगा सेम ही आ रहा है आंसर, ऐसा बोला। उसके बाद की बात मैंने सुनी नहीं। नहीं, इसमें सुनने वाले ईशान अवस्थी को सुनने की प्रॉब्लम नहीं थी। बावला है तू यार। चलो सवालों पर बढ़ते हैं आगे। ये तो 7 मई डिसाइड कर लेगा, 6 मई 7 मई कौन ईशान अवस्थी है। 5 है क्या? एन इंसेक्ट travels
कितना आ जाएगा इस फर्स्ट इधर वाले में? यहां पर अपने को इस बात का एहसास हो जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते कि मैं पहले ईस्ट चला, वेस्ट चला, जो भी चला जैसा भी, पर इन दी एंड मैं वहां उस पोल पर चढ़कर उस प्लेन से ऊपर आ गया, है ना, प्लेन से, मींस इट इज द एक्स वाई प्लेन। और मैं यहाँ पर अगर इस ऊपर पोल के अलोंग चला तो इट विल बी द थर्ड डायरेक्शन विच इज की कैप, राइट। तो यहां पर अपन अगर इन वेक्टर्स को लिखते हैं या बनाते हैं तो सीधा सीधा काम हम कर सकते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर, तो दैट मीन्स पहला क्या हो गया 5 आई कैप। उसके बाद बोला है 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो क्या हो गया 10 जी कैप। और अंत में यहां पर एक पोल पर ऊपर चढ़ा दिया गया 10√5, तो ये 10√5 किस दिशा में लिखा जाएगा की कैप। और मुझे इनका नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है, और नेट डिस्प्लेसमेंट जो यहां पर ये आया है वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे बताना है तो मैग्नीट्यूड का साधारण सा काम हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 10√5 का स्क्वायर। और ये 10√5 का स्क्वायर 500, 100 और 25 यानी 625। इसमें डायरेक्शन आप कहेंगे सर इसमें डायरेक्शन बता दो, नहीं बता सकते भाई, ये 3D का मैटर है। यहां आप इस एक प्लेन में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के बीच में नहीं घूम रहे, अब आप उस प्लेन में उसके घूमने के साथ साथ 3 डायमेंशनल हवा में कहीं पर किसी एक एंगल पर आ चुके हैं। और उस कंडीशन में जब वेक्टर 3D वेक्टर बन जाता है तो आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के फॉर्म में नहीं बता सकते एंगल को, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सेम इसको एक बार ट्राई कर लेना। हो गया। तो सिंपल सी बात यहां पर कि समस्या जैसे ही मुझे नजर आती है इस तरीके से साउथ वेस्ट वगैरह, तो फिर मेरे पास एक समाधान बचता है, थोड़ा सा मुझे ये फिगर का आइडिया ले लेना चाहिए। इसलिए मैं अपने जरूरी नहीं समझा क्योंकि मुझे पता है नॉर्थ कहाँ, वेस्ट कहाँ, साउथ कहाँ, सब आइडिया होता है। तो साउथ वेस्ट के बीच हमें बात करनी है, कोई एंगल नहीं दिया, सिंपल साउथ वेस्ट तो हमें पता है बिल्कुल बीचों बीच। ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा साउथ। बिल्कुल यहां पर हमें चलना है 4√2। थर्ड क्वाड्रेंट थोड़ी देर पहले हम बात कर भी रहे थे कि ये वाला कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, कंसिडरिंग एंगल 45। तो इसे क्या लिखूंगा 4√2 का cos 45, समझ रहे, 4 आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा 4√2 का कौन सा कंपोनेंट बेटा cos 45। cos 45 किसको खा जाएगा √2 को, तो यहां भी 4, यहां भी, यहां -4, यहां -4, ये किसका काम हो गया, इस पहले वाले शिफ्टिंग का काम हो गया। दूसरी शिफ्टिंग है 12 मीटर इन अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ये नॉर्थ पर मत चिपक जाना, अपवर्ड मतलब इधर, ये अपवर्ड नहीं है, ये प्लेन तो क्या है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अपवर्ड मतलब बाहर इस प्लेन से, जिसको अपन क्या लिखेंगे 12 की कैप, यहां कोने में लिख देता हूं मैं 12 की कैप। ये भी अपना काम हो गया। और अंत में 1 मीटर ईस्ट,
तो यहां से ये हमारा इस तरफ हो गया 1i कैप, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और दो ये इसके कंपोनेंट हो गए। अब जोड़ेंगे अगर तो इन सब में i और i का सतुना देख लो, टोटल कितना हो गया, -3i प्लस -4j, और अंत में +12 की कैप। फिर से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 3 डायमेंशनली है तो ज्यादा बेहतर, इसका डायरेक्शन तो अपने को आइडिया लगेगा नहीं, मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। और आप सब जानते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 3 और 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 और 12 का स्क्वायर 13। बेटे ये मैंने अभी ये तो समझा रहा था मैं कि अगर मुझे कोई डायरेक्शन ऐसे लिखिए साउथ वेस्ट, इसका सिंपल मतलब होता है साउथ और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, शायद। जैसे मैं समझा रहा था कि डायरेक्शंस कैसे दी जाती है, तो हमने बात की अगर ए वेक्टर लिखा है और ए वेक्टर में जैसा सिर्फ लिखा है नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब हो जाएगा कि नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री पर, बिल्कुल वैसे ये सेल्फ अंडरस्टूड वाला सीन है। हाँ जी, तो स्पीड पर बात करते हैं, ज्यादा कठिन मुद्दा है नहीं, कई बार ये शब्द अपन ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं पूरी मैकेनिक्स पढ़ लेने के बाद। अच्छा, स्पीड के लिए विशेषकर ये बात रहनी चाहिए कि स्पीड जो यहां पर टर्म है, स्पीड टर्म इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, डिस्टेंस। और बिल्कुल एक ऐसी ही पैरेलल टर्म बनाई गई है फिजिक्स में, एक और फिजिकल क्वांटिटी चलती है वेलोसिटी, राइट, एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक स्पीड की है, मतलब जो यहां पर हम कहते हैं स्पीड की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो इस डिस्टेंस जैसी ही होगी, यानी यहां पर डिस्टेंस जो है ये कैसा फंक्शन है, स्केलर, तो ये स्पीड भी स्केलर है। एक बात, छोटी सी बात, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम यहां पर बात करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, बिल्कुल सेम वैसे यहां पर ये इस स्पीड के लिए भी स्टेटमेंट रहेगा, स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, मतलब सिंपल स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव का ही को चाहिए बस। अब अपने को यहां पर दो चीजें, दो तरीके की बातें करनी पड़ेगी, विद एग्जांपल अपन सुनेंगे, पहले इनका बेसिक सुन लो कि कभी भी फिजिक्स में आपने जहां पर भी कहीं पर भी ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा, चाहे एवरेज पावर की बात कर लें या कोई भी चीज के लिए एवरेज फ्लो की बात कर लें, रेट ऑफ फ्लो, जो भी, एवरेज हमेशा डिफाइन होता है एक इंटरवल के लिए, डिफाइन फॉर इंटरवल। और यहां पर हम स्टडी किस इंटरवल में कर रहे हैं, किसी टाइम के इंटरवल में कर रहे हैं, और इसीलिए वो इंटरवल हम कैसे लिखते हैं बेटा, डेल्टा टी, कोई भी इंटरवल हो सकता है, टाइम कहीं से शुरू करके कहीं तक का दिया जाएगा। वहीं हम इंस्टेंटेनियस वाली बात करते हैं तो कहां बात करते हैं, एट सम इंस्टेंट या एट सम मोमेंट, टी बराबर 1, टी बराबर 2, और इसका सिंपल सा आइडिया यहां पर क्या रहता है बेटा कि वी एवरेज जब आप लिखेंगे तो आपको उस इंटरवल में वो टोटल समय लेना पड़ेगा, टोटल टाइम, और उस टोटल टाइम में जितना भी आपने डिस्टेंस कवर किया है वो लेना पड़ेगा। बट मजे की बात यहां पर क्या आती है कि आप अगर किसी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं तो आपको वहां पर इंस्टेंटेनियस के केस में उस इंस्टेंट पर बात करनी पड़ेगी कि आखिर यहां किन दो क्वांटिटीज के बीच में संबंध बताया गया है। एक यहां पर डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस के फंक्शन को अगर मैं एस से लिखता हूं, एस से भी लिखा जा सकता है, क्वेश्चन में एक्स से भी लिखा जा सकता है,
वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा, है ना। आप तो बस ये देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम, इसका मतलब हो जाएगा कि वो इस डिस्टेंस का टाइम के साथ गिवन फंक्शन है, और मैं फिलहाल यहां पर इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं एस से, तो मैंने लिख दिया यहां पर एस। और हम यहां पर टाइम के साथ वेरी होते देख रहे हैं, और जब हम यहां पर उस डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करते हैं तो उसको पढ़ा जाता है डिस्टेंस वेरी हो रही है टाइम के साथ, और जब यहां पर इंस्टेंटेनियस की खोज की जाती है तो उसको पढ़ा जाता है कि टाइम के साथ उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज को दिखाने के लिए फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी या मैथ्स में जो चीज आई है वो कौन आई है? डिफरेंशिएशन। Differentiation shows the instantaneous rate of change. That's why we will write ds by dt. इसमें कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन है ही नहीं, डायरेक्शन है ही नहीं तो लोचा ही नहीं है, सीधा सीधा जो भी x का फंक्शन होगा डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अपन यहां पर ले लेते हैं, इधर बढ़ा दूं। जैसे हम यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, और हमने कहा पार्टिकल की डिस्टेंस वेरी हो रही है s बराबर 5t² के फंक्शन के साथ, और इसमें यहां पर सबसे पहली चीज पूछ ली, फाइंड एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड जब भी बोली जाएगी एक इंटरवल जरूर उसके पीछे स्पेसिफाई होगा, एवरेज स्पीड फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। तो अब कंसर्न क्या होना चाहिए बेटा? एवरेज स्पीड पूछिए तो क्या डिफरेंशिएशन किया जाना होगा? नहीं, कर ही नहीं सकते। डिफरेंशिएशन कर दिया ना तो आपके सामने वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी से एवरेज वेलोसिटी निकालना तो थोड़ा सा और लफड़ेबाजी का काम है। अपना सीधा सा काम रहेगा कि मैं जानना चाहूंगा एवरेज स्पीड है तो मैं जानना चाहूंगा इस इंटरवल में टोटल डिस्टेंस, क्योंकि टोटल टाइम मुझे पता है 2 सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस जानने के लिए बस आपको इतना सा जानना है कि ये फंक्शन इतना प्यारा है कि इसमें अगर मैं t बराबर 0 रख दूंगा तो मुझे शुरुआती डिस्टेंस पता लग जाएगी 0, और t बराबर 2 रख दूंगा तो मुझे अंत में चली गई टोटल कितना 20 मिल जाएगी। और अब जब मैं v एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो इस 2 सेकंड के इंटरवल में 0 से 20 चला गया तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। वहीं अगर यहां पर पूछा जाता है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 3, लिख लो, सॉल्व भी कर लेना। तुझे डर वर नहीं लगता बेटा? मतलब तेरे को कैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि थैंक यू बोल दूं मैं? ऐसा कभी मतलब तेरा ऑपरेशन नहीं हुआ? ऐसा हुआ नहीं? हुआ ऑपरेशन कभी तेरा? हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ? नहीं, शब्द की बात ही नहीं है, ठीक है। मतलब मैं तो बस पूछ रहा था, मतलब ऐसा होता है ना कि यार काफी बार कोई भी बच्चा क्लास में जनरली बोलता है ना, तो उसको क्या है, वो उसका हर दिन का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है कि मैंने इसको भी बोला, इसने भी कुछ नहीं बोला, इस टीचर को भी बोला, इसने भी कुछ भी नहीं बोला। मतलब वो हर बार मौत को चुके। अब कभी अगर वो आ गया लपेटे में तो फिर भारी हो जाता है काम। शायद तेरे साथ वैसा नहीं हुआ होगा ना? हो गया है? नहीं 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 नहीं, ऐसा आदत नहीं होती बेटा, घनघोर बेइज्जती की आदत नहीं होती। हाँ, जोक पे भी नहीं हंस सकते ऐसा। चलो, तो दूसरे वाले में सिंपल हो जाएगा बेटा, कोई ज्यादा समस्या संकट की बात है नहीं। हमारा जो बेसिक, क्योंकि इसमें समस्या नहीं है कि इन सब चीजों में बात ज्यादा कठिनाई होगी नहीं। जब हम वेलोसिटी और उसकी बात करेंगे ना तो वेलोसिटी थोड़ा सा ट्रिकी काम करवा लेता है। वेलोसिटी का संकट वही है
कि वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट पे जाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर वेक्टर का हमें वहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वेक्टर्स के साथ थोड़ा सावधानी से डील किया जाना होगा। वेक्टर हर बार ऐसा नहीं कि ब्लाइंड अपन कोई फॉर्मूले से काम चला पाएंगे, नहीं हो पाएगा, वेक्टर के साथ थोड़ा सा टेक्निकल अपने को होना पड़ेगा। फिलहाल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी इंस्टेंटेनियस, एस का फंक्शन मुझे पता होना चाहिए, एस मींस डिस्टेंस जो यहां पर गिवन है उसका डिफरेंशिएशन tan t हो जाएगा, और ये इंस्टेंट जहां बहस होनी है वो है t बराबर 3, तो t बराबर 3 रखेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड। ईएलपी का तो अपन मंडे ही करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो जाएगा मंडे को, कल प्रिंट होकर आ जाएगी तो। और हाँ, ईएलपी का, अरे हाँ यार, अभी 17 वाले टेस्ट का कुछ नहीं हुआ है सेटमेंट से, तो उसमें मैं काइनेमेटिक्स भी दूंगा पर बॉस, जितना भी हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि पूरा क्या होता है, एक तो तू मत बोला करो, ये भाई ये बिल्कुल नेगेटिव आदमी है। काइनेमेटिक्स बेसिक मैं आइडिया लगा लूंगा, जितना भी हो पाएगा 4 एक दिन में अगले आगे। तो तुझे क्या लगता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दे दूंगा और ये हो जाएंगे? ये नहीं हो पाएंगे ना, है ना? अरे जो भी है, सवाल सिंपल ही होगा, फिर भी नहीं हो पाएगा, क्या गारंटी है? कुछ नहीं, चलो वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एसएसएम वेव कंप्लीट और काइनेमेटिक्स का विल डिसाइड की हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इक्वेशन ऑफ मोशन तक हो जाना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन भी कोई डिफिकल्ट पार्ट है नहीं, है ना? तो इक्वेशन ऑफ मोशन तक अपन करेंगे इसको। थैंक यू। जमुरे